अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है। आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज हमारा बेसिक टॉपिक है और इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में हम ऐड और लेस करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। रिकन्सिलिएशन का अगर हम उर्दू में मीनिंग जानने की कोशिश करें तो रिकन्सिलिएशन कहते हैं सुलह करने को, यानी राज़ीनामा करने को। सुलह जो है वो बेसिकली दो बंदों के दरमियान, दो कंपनीज़ के दरमियान, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, यानी बैंक के दरमियान सुलह। यहाँ पर बैंक के दरमियान सुलह से क्या मतलब है स्टूडेंट, मैं आपको वो बताता हूँ। नंबर 1, कंपनी जो अपने पास बैंक का अकाउंट मेंटेन करती है उसे कैश बुक बैंक कॉलम कहते हैं, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखें आप स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक हेडिंग लगाई है कैश बुक, और दूसरा जो हमारा अकाउंट बैंक मेंटेन कर रहा होता है अपने पास, वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कहलाता है। हर महीने के आखिर में कंपनी के जो अकाउंटेंट है वो बैंक से स्टेटमेंट मंगवाता है अपनी बैंक अकाउंट की, और कैश बुक में जो हम अपना बैंक का कॉलम मेंटेन कर रहे होते हैं उस बैंक स्टेटमेंट से अपने बैंक के बैलेंस को हम मैच करते हैं, जो कि आम तौर से डिसएग्री होता है। बैलेंस हमेशा सेम नहीं होता। बैलेंस सेम ना होने की वजह जो है वो उसकी कई सारी हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का जो बैंक का बैलेंस होता है उसमें फ़र्क होता है। तो उन दोनों बैलेंसेस को जो उसमें फ़र्क है उसको सेम जो हम करते हैं वो एक तरह से उसमें सुलह हो जाती है, इसलिए इसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर अपना जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन में, कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट प्लस होंगे और माइनस होंगे उसको रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। नंबर 1 पर स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनडेबिटेड चेक्स। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, ये माइनस होते हैं बैंक स्टेटमेंट से, ये माइनस होते हैं बैंक स्टेटमेंट से। स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंटेड चेक या अनडेबिटेड चेक का मतलब ये है, ये वो चेक्स हैं जो हमने सप्लायर को इशू किए हैं, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स या अनडेबिटेड चेक, ये चेक्स हमने अपने सप्लायर्स को इशू किए हैं, लेकिन अभी तक ये बैंक से कैश नहीं हुए, तो अल्टीमेटली ये बैंक से कैश हो जाएंगे, इसलिए हम इसको बैंक स्टेटमेंट से माइनस करते हैं। इसकी स्टूडेंट एक और रीज़न भी सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। चेक्स इशू कौन करता है? कंपनी इशू करती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में हमने पास कर लिया है, और कैश बुक में क्योंकि हमने चेक इशू किया है सप्लायर्स को, तो हमने अपना बैंक बैलेंस कम किया होगा, माइनस किया होगा। तो जो काम हम कैश बुक में अगर किया है हमने, वही काम अब हम बैंक स्टेटमेंट में भी करेंगे और यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे। नंबर 2, अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये ऐड हो जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में। अनक्रेडिटेड चेक्स या अनक्लियर्ड चेक्स उन चेक्स को कहा जाता है जो बैंक ने अभी क्लियर नहीं किए, यानी हमने ये चेक बैंक में डिपॉज़िट करवा दिए, ठीक है, लेकिन बैंक ने अभी क्लियर नहीं किए या हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, तो बैंक इसको क्रेडिट कर लेगा। ये जो काम हम कर रहे हैं ये बैंक नहीं कर रहा है, बेसिकली हमारी कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो दोनों स्टेटमेंट को अपने सामने रखता है, और उनको देख करके जो अनटिक उसमें हमारी ट्रांजैक्शंस रह जाती हैं उनको फिर प्लस माइनस किया जाता है कैश बुक बैंक कॉलम में से या बैंक स्टेटमेंट के बैंक बैलेंस में से। तो अनक्लियर चेक, जैसा कि मैं स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, ये वो चेक्स हैं जो डिपॉज़िट करवाए। तो डिपॉज़िट कौन करवाता है चेक्स बैंक में? डेफिनेटली हमसे मुराद यानी कंपनी ने करवाए। इट मीन्स फर्स्ट इंस्टेंस, यानी इसका क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, कैश बुक में हमने प्लस किया, अब हम इसको बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। नंबर 3, लेट डिपॉजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन प्रोसीड।
ये महीने की लास्ट डेट में जो हम अमाउंट डिपॉज़िट करवाते हैं उसे लेट डिपॉज़िट कहा जाता है। डिपॉज़िट इन ट्रांज़िट का मतलब बेसिकली ये होता है कि महीने के लास्ट में हमने स्टेटमेंट जब बैंक से अपनी इशू करवाई, बैंक के स्टेटमेंट, उसके बाद ये डिपॉज़िट हुआ, उसे डिपॉज़िट इन ट्रांज़िट कहते हैं या डिपॉज़िट इन प्रोसीड भी कहते हैं इसको। ये ऐड हो जाता है बैंक के स्टेटमेंट में। ये बैंक के स्टेटमेंट में स्टूडेंट इसलिए ऐड होता है कि डिपॉज़िट कौन करवाता है, वो डेफ़िनेटली हम पैसे डिपॉज़िट करवाते हैं। तो अगर हमने करवाए होंगे इसका मतलब कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में पास हो चुकी है हमारे पास। अब हमें बैंक में इसको रिकॉर्ड करना है, तो बैंक में भी हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि हमने अपने पास भी बैंक को इंक्रीज़ किया होगा, बढ़ाया होगा, तो बैंक में भी यहाँ हम इसको प्लस कर देंगे। नंबर 4, नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक। सम टाइम हम मर्चेंडाइज़ क्रेडिट पर जब सेल करते हैं तो नोट्स रिसीवेबल हमें जो है वो रिसीव हो जाता है, ठीक है। सेलर जो है वो हम बेचने वाले जो हैं हम एक नोट बना करके देते हैं और जो बायर जो है वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके हमें रिटर्न बैक करता है, हमारे लिए वो नोट रिसीवेबल कहलाता है। तो ये नोट्स जो है हमने बैंक को दिया हुआ था कि जब इसकी डेट आए तो बैंक को हमने एडवाइस किया था कि आप कलेक्ट कर लेना। तो नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक का मतलब हमारे कंपनी के बिहाफ पर बैंक ने ये काम कर लिया। तो बैंक ने जब ये नोट रिसीव किया तो उसने हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पर ये अमाउंट ऑलरेडी प्लस कर ली। तो अब हम इसको कैश बुक में अपने पास ऐड कर लेंगे। सेम एंट्री नंबर देखिए, ये ट्रांजैक्शन नोट नंबर 5 है, ठीक है। नोट्स पेड बाय बैंक, यहाँ पर बैंक ने नोट पेड कर दिया, यानी हमने अपने किसी सप्लायर को नोट इशू किया हुआ होगा, बैंक ने हमारे बिहाफ पर ये पेड कर दिया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस किए होंगे। अब हम यहाँ पर जो है अपने पास से ये पैसे कैश बुक से इसको माइनस कर लेंगे। नंबर 6, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और गिवन बाय बैंक। इंटरेस्ट अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है या गिवन का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब बैंक ने हमें सूद दिया। तो ये ट्रांजैक्शन ओरिजिनली कहाँ पर पास हो गई, फ़र्स्ट टाइम कहाँ पास हुई है, फ़र्स्ट हैंड पर ये बैंक में पास हो गई, क्योंकि सूद किसने दिया, बैंक ने दिया। बैंक ने हमारे अकाउंट में ये पैसे प्लस किए। अब हम इसको कैश बुक में अपने पास ऐड कर लेंगे। नंबर 7, इंटरेस्ट डेबिटेड चार्ज्ड डिडक्टेड बाय बैंक। ये तमाम वर्ड सेम है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, डेबिट का मतलब बैंक अगर हमारे अकाउंट से पैसे काटता है तो उसके लिए वर्ड डेबिटेड, चार्ज्ड, डिडक्टेड का वर्ड यूज़ करता है। तो सूद किसने काटा, डेफिनेटली कंपनी अपने अकाउंट से तो ख़ुद से तो सूद नहीं काटेगी। बैंक से अगर हमने लोन लिया हुआ होगा तो उस पर सूद काटा होगा बैंक ने। तो सूद क्योंकि बैंक ने काट लिया, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे माइनस हुए, लिहाजा अब हम इसे कैश बुक से भी माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें वो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर बैंक कोई चीज़ हमारे अकाउंट में प्लस कर रहा है तो हम अपने पास कैश बुक में भी उसे प्लस कर लेंगे। अगर बैंक कोई चीज़ माइनस कर रहा है तो हम कैश बुक से भी उसे माइनस कर लेंगे। सेम इसी तरीके से अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में प्लस किया हुआ होगा तो वो फिर बैंक में उसको प्लस किया जाएगा। अगर हमने कैश बुक से कोई ट्रांजैक्शन माइनस किया होगा तो हम उसे बैंक से भी फिर माइनस करेंगे। तो एंड में जा कर के कैश बुक, बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट का जो बैंक बैलेंस है इसका बैलेंस एग्री हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा, यानी इसमें सुलह हो जाएगी, मैच हो जाएगा। नंबर 8, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने प्रॉफिट दिया या प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक, एक ही बात है। ये बैंक ने प्रॉफिट दिया तो बैंक ने हमारे अकाउंट में ये पैसे क्या किए, प्लस कर लिए होंगे। अब हम इसे कैश बुक में अपने पास ऐड कर लेंगे। नंबर 9, डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक। बैंक ने मुनाफा कलेक्ट किया, यानी सम टाइम ऐसा होता है कि हमने किसी कंपनी के अगर शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं तो कंपनीज़ जो हैं वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा होता है वो कंपनी उसे डिविडेंड की सूरत में देती है। डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट को जो कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये डिविडेंड किसने कलेक्ट कर लिया, बैंक ने इसको कलेक्ट किया, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस कर लिए होंगे।
अब हम इसे कैश बुक में ऐड करेंगे। नंबर 10, लॉकर रेंट, लॉकर चार्जेस। सम टाइम हम अपनी इम्पॉर्टेंट जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, कीमती चीज़ें होती हैं, वो बैंक में जो है एक लॉकर परचेज़ करते हैं और उसमें रखते हैं ताकि वो चोरी होने का डर ना रहे। ठीक है, तो वो जो लॉकर होता है बैंक उसके मंथली चार्जेस काटता है, उसे लॉकर रेंट कह लें या लॉकर चार्जेस कह लें। जब बैंक चार्ज का वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है बैंक ने ये पैसे काट लिए। अब हम इसे कैश बुक में से अपने पास बैंक बैलेंस में से माइनस करेंगे। नंबर 11, ज़कात डिडक्शन। डिडक्शन का वर्ड यानी बैंक ने ये ज़कात काट ली, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी। अब हम इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो काम बैंक ने किया वही काम हम करेंगे। बैंक ने ज़कात काटी तो वहाँ हमारे अकाउंट से पैसे बैंक ने माइनस किए, लिहाजा हम इसे कैश बुक में से भी माइनस कर लेंगे। नंबर 12, सर्विस चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस या बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक अपनी सर्विसेज के पैसे काटता है, ठीक है। कलेक्शन चार्जेस वो होते हैं कि हमने बैंक को कोई डॉक्यूमेंट दिया था कि ये फ़लाँ कंपनी से इसके अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव कर लीजिएगा, तो वो बैंक अपने उसके कलेक्शन चार्जेस का वर्ड यूज़ करता है, सम टाइम काटता है। बैंक जो हमें अपनी सर्विसेज दे रहा है उसके पैसे काटता है, या सिंपल सर्विस चार्जेस लिखा हुआ आ जाए। तो बैंक ने ये हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। अब हम इसे कैश बुक में अपने पास से माइनस कर लेंगे। नंबर 13 पर है एरर इन रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग में गलती हो जाए। ये गलती कहीं पर भी हो सकती है, कैश बुक में भी हो सकती है और बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकती है। वेयर इज़ द मिस्टेक, यानी जहाँ गलती हो, ओनली वन प्लेस विल बी प्लस और माइनस। इन दोनों में से सिर्फ एक जगह पर, यानी ये जो भी गलती होगी उसकी एडजस्टमेंट या तो कैश बुक में होगी या बैंक के स्टेटमेंट में होगी। दोनों जगह पर एक गलती की एडजस्टमेंट कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो या तो ऐड होगा या लेस होगा। ये जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बैंक रिकन्सिलिएशन के, उसमें एरर इन रिकॉर्डिंग के ट्रांजैक्शन आएंगे, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज़ जो है, ये अमाउंट जो है, ये अब इसमें प्लस होगी या माइनस होगी। नंबर 14 पर है डिसऑनर्ड चेक, ब्रैकेट में मैंने लिखा है NSF यानी नॉन सफिशेंट फ़ंड। चेक बैंक से डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब ये है कि हमने जो चेक बैंक में जमा करवाया कस्टमर का, वो बैंक से क्लियर नहीं हुआ बल्कि बैंक से रिटर्न हो गया, वापस हो गया। वापस होने के, चेक डिसऑनर होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, तो अभी हम उस बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन जो 90% रीज़न होता है वो NSF का होता है, यानी नॉन सफिशेंट फ़ंड, ठीक है। यानी बैंक अकाउंट में उसके पैसे मौजूद नहीं हैं। जिस कस्टमर का हमने चेक बैंक में जमा करवाया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो जब हमने ये चेक डिपॉज़िट किया होगा बैंक में, तो हमने अपने पास इसको उस वक्त प्लस किया होगा। लिहाजा जब ये चेक बैंक से वापस आया तो अब हम इसे माइनस कर लेंगे डिसऑनर्ड चेक को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी एंट्रीज़ बताई हैं इन सब को आप समझ भी लें, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इनको याद करना चाहें तो ये याद भी आसानी के साथ हो जाएंगी। और ये ट्रांजैक्शन जैसा जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस एज़ इट इज़ जो है, ये इसी तरीके से इसमें पोस्ट होगा। नंबर 15 पर है डायरेक्ट डिपॉज़िट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉज़िट बाय कस्टमर यानी कस्टमर ने पैसे डायरेक्ट बैंक में जमा करवा दिए, तो ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में, बैंक में डायरेक्ट जमा हो गए। लिहाजा अब हम इसे कैश बुक में जो है वो अपने पास प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे बैंक रिकन्सिलिएशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर कैश बुक में ऐड होता है और लेस होता है। इसी तरीके से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं या लेस होते हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई पॉइंट वहाँ पर आएगा तो मैं फिर आपको साथ के साथ वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ऑलमोस्ट ये पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। इंशाल्लाह अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बैंक रिकन्सिलिएशन का। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर काइंडली बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक जो है वो भी समझा दीजिए। तो आज का जो ये मेरा टॉपिक है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन का।
ये वो कुछ यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं जो प्लस और माइनस होती हैं कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में। और इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद मैं बैंक रिकन्सिलिएशन के क्वेश्चन जो है उनकी वीडियोस भी अपलोड करूँगा।